Hello everyone, welcome to the channel SaiBaba EduTech। मैग्नेटिक सब्सटेंस आज हमारा टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए आइए मेरे साथ, आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने 3 भागों में क्लासिफाई करा है। पहला है आपका डायमैग्नेटिक, दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक, तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक। ओके, सो डायमैग्नेटिक कौन से कंपोनेंट्स कहलाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? वो सभी कंपोनेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड में आने से रिपल हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है भाई? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, धीमी गति से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, एकदम रैंडम नहीं हो जाएगा कि अचानक से अट्रैक्ट हो जाएं, धीमा अट्रैक्ट होंगे। वो क्या कहलाते हैं? आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद होता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो हैं सब्सटेंस हैं जो अपन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो मैग्नेट को रखने से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी अट्रैक्ट ही होंगे, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, जैसे आपका लोहा वगैरह जब आप इसके साथ रखोगे तो इसका अट्रैक्शन रेट क्या होगा? धीमा होगा, लेकिन इसका अट्रैक्शन रेट क्या होगा? तेज़ होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो आपसे पूछते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं आपके, पहला एग्जाम्पल है बिस्मथ, दूसरा सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, सॉल्ट एंड वाटर। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल कौन से हैं? प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हैं किसके? पैरामैग्नेटिक के। अब फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या हैं? जो भी नॉर्मल सब्सटेंस आपको अट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा एक नॉर्मल मैग्नेट रखने से, वो सब फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फेरोमैग्नेटिक के। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो रिपल होना, अट्रैक्ट होगा लेकिन धीमा अट्रैक्ट होगा, उसके बाद अट्रैक्ट होगा लेकिन तेज़ी से अट्रैक्ट होगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्यूरी टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूरी टेम्परेचर, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए होता है। तो एक्चुअली में ये टेम्परेचर होता क्या है, इसको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी ने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? मैडम क्यूरी ने। इसलिए इसका नाम क्या है भाई? उन्हीं के सम्मान में क्यूरी टेम्परेचर। मैडम क्यूरी ने इसके बारे में बताया रहा, इसलिए इसका नाम क्या है आपका? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है ना। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में कोई एलिमेंट है जो पहले पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक था क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जो मैग्नेटिज्म को अफेक्ट करेगी वो कम रही होगी। ठीक है, एक टेम्परेचर आने के बाद जैसे ही ये संख्या में परिवर्तन आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक से ये एलिमेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा फेरोमैग्नेटिक में। किस में? फेरोमैग्नेटिक में। तो वो टेम्परेचर जिसमें कोई पैरामैग्नेटिक एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक बार और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में टेम्परेचर जब अपन कोई एलिमेंट कन्वर्ट हो जाए और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। चलिए भैया, तो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू क्या क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। तो आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होती है, अगर हम बात करें 770 डिग्री सेल्सियस। 770 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद निकल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होती है, क्या होती है भैया? निकल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू 358 डिग्री सेल्सियस। ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ सकती है। आयरन और निकल के लिए वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब आगे ज़रा हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में से सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म।
तो आपके जो ज़मीन में आप मैग्नेटिज्म देखते हो उसमें उसको नापने के लिए 3 आधार हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है कि भाई कभी भी आप एक मैग्नेट टांग दोगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, किसी पर्टिकुलर नॉर्मल नॉर्थ और नॉर्मल साउथ से थोड़ा किसी पर्टिकुलर एंगल पे अलग वो इंक्लाइंड होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ ये आपका ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ये ज्योमेट्रिकल साउथ है, तो उस मैग्नेट को टांगोगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ज्योमेट्रिकल नॉर्थ में जा करके चला जाएगा। वो क्या होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा। ठीक है ना। उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेट आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैग्नेट आप टांगोगे, मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ, तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, ये चीज़ होप सो आपको क्लियर हो गई हो। अब आती है बारी एंगल ऑफ डिप की। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है दोस्तों, कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस मैग्नेट को हमने यहाँ पे लटका दिया, जैसे ही लटकाया तो हुआ क्या, ये मैग्नेट थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो ये जो एंगल बन रहा है इंक्लाइंड होने के बाद, ये एंगल वो क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है एंगल। ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप किसके साथ बनता है, तो बोलोगे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एंगल ऑफ डिप किसके साथ बनता है। उसके बाद थर्ड चीज है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 कंपोनेंट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो उसकी वैल्यू पूछती है आपसे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0.4 गॉस या फिर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क डाउन करिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ओके, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को हम आखिरी टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। और आखिरी टॉपिक क्या, 1-2 एग्जाम्पल छोटे छोटे लेने हैं, उसके बाद थैंक यू, और इस चैप्टर से भी हमको निजात मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं ज़रा भैया। कौन सा है कि एक आपका परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेम्पररी मैग्नेट आपका सॉफ्ट आयरन से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, सॉफ्ट आयरन से बनता है। ठीक है, आयरन से बनता है आपका टेम्पररी मैग्नेट। और आपका परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है दोस्तों, स्टील से बनता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट स्टील से, टेम्पररी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद आज के वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए। साईं बाबा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप सो आपके एग्ज़ाम्स निकलते रहें और आपकी विशेस आती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। मीट यू